नमस्कार। उत्तराखंड की खबरें लेकर मैं हूं आपके साथ संदीप निरंजन सरकार। खबरों का रुख कर लेते हैं। कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी ने डीएवी पीजी कॉलेज परिसर में एमडीडीए द्वारा नवनिर्मित 100 फीट ऊंचे राष्ट्रीय ध्वज का लोकार्पण किया है। इस दौरान मंत्री गणेश जोशी और खजानदास ने कॉलेज परिसर स्थित शहीद स्मारक का पुष्प चक्र अर्पित कर देश के अमर शहीदों को श्रद्धांजलि दी और उनके अद्वितीय बलिदान को नमन किया। गणेश जोशी ने राष्ट्रीय ध्वज को सलामी देते हुए देश की एकता, अखंडता और गौरव का संदेश दिया। उन्होंने कहा कि तिरंगा केवल भारत का राष्ट्रीय ध्वज नहीं, बल्कि देश के करोड़ों नागरिकों की आस्था, स्वाभिमान, त्याग और बलिदान का प्रतीक है। ऐसे प्रेरणादायी कार्य युवाओं में राष्ट्रभक्ति की भावना को और अधिक सशक्त करते हैं और उन्हें देश के प्रति अपने कर्तव्यों के निर्वहन के लिए प्रेरित करते हैं। उन्होंने कहा कि शैक्षणिक संस्थानों में इस प्रकार के राष्ट्रीय प्रतीकों की स्थापना विद्यार्थियों में राष्ट्र के प्रति सम्मान, अनुशासन और जिम्मेदारी की भावना विकसित करने का माध्यम बनती है। उन्होंने एमडीडीए और कॉलेज प्रशासन को इस सराहनीय पहल के लिए बधाई देते हुए कहा कि ये ध्वज आने वाली पीढ़ियों और राष्ट्र सेवा और देशभक्ति के लिए प्रेरित करता रहेगा। एचडी डिग्री कॉलेज भीमताल में महिला सशक्तिकरण एवं बाल विकास विभाग के अंतर्गत बाल विकास परियोजना द्वारा बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान के तहत शक्ति संवाद संवेदीकरण कार्यशाला का आयोजन किया गया। कार्यक्रम का शुभारंभ मुख्य अतिथि ब्लॉक प्रमुख डॉक्टर हरीश सिंह बिष्ट और विशिष्ट अतिथि जिला पंचायत सदस्य विपिन सिंह जंतवाल ने संयुक्त रूप से दीप प्रज्वलित कर किया। इस अवसर पर डॉक्टर हरीश सिंह बिष्ट ने कहा कि किशोरियों और बेटियों को समाज में जागरूक, आत्मनिर्भर और सशक्त बनाने के लिए गुणवत्तापूर्ण शिक्षा, सतत संवाद और सकारात्मक पारिवारिक वातावरण अत्यंत आवश्यक है। उन्होंने कहा कि बेटियों को उच्च शिक्षा एवं आर्थिक रूप से सक्षम बनाकर ही उन्हें अपने जीवन से जुड़े निर्णय स्वयं लेने के योग्य बनाया जा सकता है, जिससे समाज में व्याप्त रूढ़िवादी सोच समाप्त होगी। आज जो हमारा युवा वर्ग है वह गलत दिशा को जा रहा है, उसको पटरी पर लाने के लिए इस तरह के कार्यक्रम की बहुत आवश्यकता है। देखिए, आज बाल विकास विभाग के तत्वाधान में एक कार्यक्रम आयोजित किया गया है, जिसमें जो हमारे नए बच्चे हैं, जो हमारे जो खासतौर से बालिकाएं हैं इस विद्यालय की, उनके लिए यहाँ पर एक रोजगार के कैसे अवसर हों, बहुत सी चीज़ें उनको सीखने को यहाँ पर मिलेगी, जिसमें पुलिस विभाग है, सेवा योजन कार्यालय है, आपका अन्य विभाग हैं, मतलब हर तरह से किस तरह से अपनी ज़िंदगी में क्या क्या उनको मुसीबतें आएंगी, क्या क्या वे कर सकते हैं। तो इसके संदर्भ में एक अच्छा कार्यक्रम यहाँ पर किया गया है। मैं समझता हूँ कि जिस प्रकार से आज एक एक्सपोजर की ज़रूरत बच्चों को होती है, वो एक्सपोजर देने का काम यहाँ पर बाल विकास विभाग के द्वारा किया गया है। और आज सबसे बड़ी बात यह है कि जो हमारा ये युवा है, ये जो गलत दिशा को जा रहा है, उसमें भी जो हम लोग यहाँ पर इनको अपनी बातों से अवगत कराएंगे या मोटिवेट करेंगे कि किस प्रकार से गलत चीज़ों की ओर कर नहीं जाना चाहिए। और इसके साथ साथ जो समाज में अनेक बुराइयां हैं, उनके खिलाफ भी हम लोग उनको किस प्रकार से जागरूक करें, ये सारा कार्यक्रम यहाँ पर चला है। तो वहीं डीएम डॉक्टर आशीष चौहान ने की है अहम बैठक की अहम जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं, जहां पर डीएम डॉक्टर आशीष चौहान ने की है बैठक। डीएम डॉक्टर आशीष चौहान ने की जिला स्तरीय राज्य राजस्व संवर्धन और अनुश्रवण समिति की बैठक। विभागीय अधिकारियों को डीएम ने दी कड़ी चेतावनी, राजस्व की प्राप्ति में किसी भी प्रकार की शिथिलता बर्दाश्त नहीं, लापरवाही बरतने वाले अधिकारियों की होगी जवाबदेही तय। लक्ष्य के पीछे चल रहे विभाग बनाए तत्काल कार्य योजना, हर माह होगी प्रगति की समीक्षा। जल संस्थान, परिवहन, सिंचाई, वन और निबंधन विभाग राजस्व लक्ष्य से पीछे कम वसूली के कारणों का करें गहन विश्लेषण, लक्ष्य हासिल करने के लिए बनाए ठोस रणनीति। कोतवाली क्षेत्र के गांव हबीबपुर निवादा में विवाहिता नीलू सैनी की संदिग्ध परिस्थितियों में हुई मौत के मामलों में पुलिस ने सख्त कार्रवाई की है। पुलिस ने मामले में त्वरित कार्रवाई करते हुए आरोपी पति, सास और ससुर को गिरफ्तार कर न्यायालय में पेश किया, जहां से तीनों को जेल भेज दिया गया है। वहीं मामले में शामिल फरार देवर की तलाश में पुलिस दबिश दे रही है। कोतवाली प्रभारी निरीक्षक कमल मोहन भंडारी ने बताया कि झबरेड़ा की नई मंडी निवासी
नीटू राम ने पुलिस को तहरीर देकर अपनी पुत्री नीलू सैनी की हत्या उत्पीड़न की शिकायत दर्ज कराई थी। बता दें कि 18 जुलाई की सुबह करीब 8:30 बजे परिजनों को एक अज्ञात व्यक्ति का फोन आया, जिसने नीलू की तबीयत खराब होने की सूचना दी। जब परिजन आनन फानन में नीलू के ससुराल पहुंचे तो वह मृत अवस्था में मिली और उसके शरीर पर गंभीर चोटों के निशान मौजूद थे। परिजनों की तहरीर के आधार पर पुलिस ने आत्महत्या के लिए उकसाने और दहेज प्रताड़ना की संबंधित धाराओं में मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू की है। मामले में लगातार फरार चल रहे 3 मुख्य आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार कर न्यायालय में पेश किया, जहां से अदालत के आदेश पर उन्हें जेल भेज दिया गया है। पुलिस का कहना है कि मामले में नामजद फरार आरोपी की गिरफ्तारी के लिए संभावित ठिकानों पर छापेमारी की जा रही है और उससे भी जल्द गिरफ्तार कर लिया जाएगा। पुलिस ने एम्स ऋषिकेश के आवासीय परिसर और गुजरात के राजकोट में हुई लाखों रुपए की चोरी का खुलासा करते हुए शातिर अंतर्राज्यीय चोर को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने आरोपी के पास से लगभग 50 लाख के सोने चांदी के आभूषण, फर्जी आधार कार्ड और चोरी में इस्तेमाल उपकरण बरामद किए हैं। मामले का खुलासा करते हुए एसएसपी प्रविंद्र डोभाल ने बताया कि पुलिस पूछताछ में सामने आया कि पकड़ा गया आरोपी मंडलपू शिवा अंजनेयुलू निवासी गुंटूर आंध्र प्रदेश बेहद शातिर किस्म का अपराधी है। आरोपी बीमारी का बहाना बनाकर अस्पताल परिसरों में घूमता था और बंद घरों की रेकी करता था। पुलिस की पकड़ से बचने के लिए आरोपी ने अलग अलग नामों के फर्जी आधार कार्ड बनवा रखे थे, जिनका उपयोग वह चोरी के पहले होटलों और धर्मशालाओं में ठहरने के लिए करता रहा है। आरोपी इससे पहले आंध्र प्रदेश के विजयवाड़ा और गुंटूर में भी चोरी के मामलों में जेल जा चुका है। पुलिस कप्तान ने एसपी जय बलूनी, कोतवाल यशपाल सिंह बिस्ट और एसओजी देहात की पूरी टीम को शाबाशी देकर हौसला बढ़ाया है। वहीं से चोरी के खुलासे होने पर क्षेत्रीय पार्षद सुरेंद्र सिंह नेगी, अभिनव सिंह मल्लिक और यशवंत रावत ने पुलिस का आभार व्यक्त किया। ऋषिकेश में ही कार्यरत हैं और वहां पर जो आवासीय परिसर है वहां पर वो रहते हैं। उनके द्वारा पुलिस को ये बताया गया कि उनके घर से काफी सारा नकदी, ज्वेलरी और पैसा चोरी करके कोई व्यक्ति लिया गया है। आसपास के जो सीसीटीवी फुटेज वगैरह खंगाले गए तो उसमें एक व्यक्ति जो वहां से जाता हुआ दिखाई दिया। जब उसको बैक ट्रैक करके हम लोगों ने कोशिश करी, लगातार उसका पीछा किया। ये इतना शातिर किस्म का चोर है कि यहाँ से उसे मालूम है कि पुलिस जो है कैमरे का पीछा करते हुए इसको पीछे आएगी। तो इसके द्वारा चोरी करने के बाद यहाँ से पहले विभिन्न बसों को चेंज करते हुए रुड़की गया और रुड़की में खाली स्थान से फिर वापस ऋषिकेश आया ताकि जो है पुलिस आगे की ओर चला जाए। लेकिन मैं इसमें हमारे इंस्पेक्टर ऋषिकेश, सीओ ऋषिकेश और इनकी पूरी टीम और एसपी ग्रामीण के साथ जो हमारी एसओजी ग्रामीण है, इनको मैं बधाई देता हूँ। इनके द्वारा बहुत ही माइन्यूटली इस पूरे घटनाक्रम को देखा गया। सीसीटीवी फुटेज का कई बार एनालिसिस किया गया तो ये व्यक्ति के बारे में जड़ीपानी में उत्तर रेलवे और भूमिधरों का विवाद थमने का नाम नहीं ले रहा है। उत्तर रेलवे के अधिकारी आज भारी पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंचे। उन्होंने वहां पर निवास कर रहे लगभग 60 से 70 परिवारों के घरों के बाहर नोटिस चस्पा कर दिया। स्थानीय लोगों ने इसका भारी विरोध किया और उत्तर रेलवे के अधिकारियों के साथ कई बार झड़प भी हो गई। लोगों का कहना है कि उत्तर रेलवे के पास जमीनों के संबंध में कोई भी कागजात मौजूद नहीं है और हर 15 से 20 दिनों के अंदर उत्तर रेलवे के अधिकारी नोटिस लेकर मौके पर पहुंच जाते हैं। लेकिन यहां पर निवास कर रहे लोगों के पास रजिस्ट्री और अन्य कागजात भी मौजूद हैं और लगभग कई परिवार 25 से 30 सालों से यहां पर निवास कर रहे हैं। मामला भी न्यायालय में विचाराधीन है और उत्तर रेलवे द्वारा स्थानीय निवासियों का मानसिक उत्पीड़न किया जा रहा है। स्थानीय निवासी भावना गोस्वामी ने बताया कि उत्तर रेलवे वालों के पास कोई भी पेपर नहीं है और यहां आकर लोगों का नाम पूछ कर नोटिस बना रहे हैं, जबकि अभी न्यायालय में मामला विचाराधीन है और स्थानीय लोगों द्वारा अपने सारे कागजात न्यायालय में जमा किए जा चुके हैं। टिहरी में मुख्य विकास अधिकारी वरुण अग्रवाल की उपस्थिति में विकसित भारत गारंटी फॉर रोजगार और आजीविका मिशन ग्रामीण एवं सारा के अंतर्गत जनपद स्तरीय पंच सम्मेलन, जल उत्सव और जल संरक्षण अभियान का आयोजन किया। इस अवसर पर सीडीओ ने विकसित भारत गारंटी फॉर रोजगार और
आजीविका मिशन ग्रामीण की विस्तृत जानकारी देते हुए योजना के विभिन्न प्रावधानों, अनुमेय कार्यों और ग्राम पंचायतों की भूमिका पर विस्तार से चर्चा की है। उन्होंने ग्राम प्रधानों द्वारा पूछे गए प्रश्नों के उत्तर दिए और उनकी शंकाओं का समाधान किया। कार्यक्रम में जनपद के विभिन्न विकासखंडों से ग्राम प्रधानों और पंचायत प्रतिनिधियों ने प्रतिभाग किया। सीडीओ वरुण अग्रवाल ने कहा कि विकसित भारत गारंटी फॉर रोजगार और आजीविका मिशन ग्रामीण के अंतर्गत जल संरक्षण, सिंचाई, जल स्रोतों का पुनर्जीवन, भूजल पुनर्भरण और प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण जैसे कार्यों को प्राथमिकता के आधार पर रखा गया है। मसूरी में मुस्लिम समुदाय से जुड़ी एक पुरानी संरचना पर प्रशासनिक कार्रवाई के बाद मामला चर्चा का विषय बना हुआ है। कार्रवाई के दौरान मौके पर मुस्लिम समुदाय के लोगों ने विरोध जताया और प्रशासन के फैसले पर सवाल उठाए। मुस्लिम समुदाय का कहना है कि संबंधित संरचना वर्षों पुरानी है और उससे जुड़े सभी आवश्यक दस्तावेज पहले ही प्रशासन को उपलब्ध करा दिए गए हैं। समुदाय के लोगों का आरोप है कि दस्तावेज होने के बावजूद प्रशासन ने उनकी बात नहीं सुनी और कार्रवाई की गई। कुछ लोगों ने इस मामले को राजनीतिक दृष्टि से भी जोड़ते हुए 2027 के चुनावी माहौल पर सवाल उठाए। एसडीएम राहुल आनंद ने प्रशासन का पक्ष रखते हुए बताया कि कब्रिस्तान समिति को लगभग 2 महीने पहले नोटिस जारी कर संबंधित संरचना के वैध दस्तावेज प्रस्तुत करने के लिए कहा गया था। उनके अनुसार समिति से कई बार संपर्क किया गया, लेकिन ऐसा कोई आधिकारिक अभिलेख प्रस्तुत नहीं किया गया जिससे संबंधित संरचना की वैधता सिद्ध हो सके। एसडीएम ने बताया कि राजस्व, नगरपालिका और अन्य संबंधित विभागों द्वारा अभिलेखों की जांच की गई। जांच में यह भी सामने आया कि संबंधित निर्माण के लिए किसी सक्षम विभाग से कोई अनुमति नहीं ली गई थी। उन्होंने कहा कि नियमानुसार 3 नोटिस जारी किए गए, पर्याप्त समय दिया गया और उसके बाद आज प्रशासन ने कार्रवाई की है। उत्तराखंड सरकार ने राज्य की आवश्यक सेवाओं को सुचारू बनाए रखने के लिए बड़ा फैसला लेते हुए अगले 6 महीने तक राज्याधीन सेवाओं में हड़ताल पर प्रतिबंध लगा दिया है। उत्तर प्रदेश अत्यावश्यक सेवाओं का अनुरक्षण अधिनियम एस्मा जो उत्तराखंड में लागू है के तहत आदेश तत्काल प्रभाव से लागू कर दिया गया है। सचिव कार्मिक शैलेश बघोली द्वारा जारी अधिसूचना के अनुसार कई कर्मचारी संगठन वेतन, पदोन्नति, सेवा शर्तों और अन्य मांगों को लेकर आंदोलन और हड़ताल की तैयारी में है। सरकार का कहना है कि हड़ताल से स्वास्थ्य, पेयजल, बिजली, परिवहन और अन्य आवश्यक सेवाएं प्रभावित हो सकती हैं, जिससे आम जनता को परेशानी होगी। चारधाम यात्रा, मानसून और संभावित आपदा की स्थिति को देखते हुए सरकार ने एहतियातन ये कदम उठाया है। आदेश का उल्लंघन करने पर एस्मा के तहत कानूनी कार्रवाई की जाएगी। उत्तराखंड सरकार द्वारा प्रदेश में आवश्यक सेवाओं को निर्बाध बनाए रखने के लिए 6 महीने के लिए एस्मा लागू किए जाने के बाद इस मुद्दे पर राजनीतिक प्रतिक्रियाएं भी सामने आने लगी है। बीजेपी प्रदेश प्रवक्ता हनी पाठक ने सरकार के फैसले का समर्थन करते हुए कहा कि चुनाव नजदीक आते ही कुछ कर्मचारी संगठन हड़ताल और धरना प्रदर्शन की चेतावनी देते हैं, जिससे आम जनता के दैनिक कार्य प्रभावित होते हैं। उन्होंने कहा कि धामी सरकार सभी पक्षों की बात सुनने और संवाद के लिए प्रतिबद्ध है, लेकिन स्वास्थ्य, बिजली, पेयजल, परिवहन जैसी आवश्यक सेवाएं किसी भी स्थिति में बाधित नहीं होनी चाहिए। बीजेपी का कहना है कि एस्मा लागू करने का उद्देश्य कर्मचारियों के अधिकारों का हनन नहीं, बल्कि आम जनता को निर्बाध सरकारी सेवाएं उपलब्ध कराना है। सरकार की प्राथमिकता प्रदेश में आवश्यक सेवाओं का सुचारू संचालन और जनहित की रक्षा करना है। देखिए, बहुत ही सराहनीय फैसला और ये पहली बार नहीं हुआ है कि एस्मा लागू किया गया। पहले भी चुनाव को नजदीक आते हुए देखते हुए किसी भी प्रकार से जनता को कोई भी कार्य में बाधा ना आए, उसको लेकर एस्मा पहले भी लगाई गई है। और ये एस्मा लागू होने से ये भी फायदा होता है कि कोई भी सरकारी कर्मचारी अपनी जो सरकारी उसकी गतिविधियां, जो उसका सरकारी काम काज है, उसको वो सरकारी कर्मचारी किसी भी प्रकार की हड़ताल में शामिल नहीं होगा, क्योंकि इससे जनता को जो प्रॉब्लम्स देखने को मिलती है वो बाधित होती है, उनके कार्य जो रुक जाते हैं एस्मा लागू होने से। तो इन सब चीजों को लेकर एस्मा लागू की गई है और किसी भी प्रकार की कोई भी समस्या अगर सरकारी कर्मचारी को है तो वो सरकार से बात करे, न कि किसी भी प्रकार का धरना और प्रदर्शन करे। इन सब चीजों को देखते हुए देवतुल्य जनता को मद्देनजर रखते हुए कि उनको किसी भी प्रकार की समस्या का सामना न करना पड़े।
उत्तराखंड में किसानों की आय बढ़ाने और उनकी उपज को स्थायी बाजार उपलब्ध कराने की दिशा में राज्य सरकार ने अहम कदम उठाया है। कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी की मौजूदगी में उद्यान विभाग ने भारत तिब्बत सीमा पुलिस यानी आईटीबीपी और सशस्त्र सीमा बल यानी एसएसबी के साथ एक महत्वपूर्ण एमओयू पर हस्ताक्षर किए। इस समझौते के तहत प्रदेश के किसानों से सीधे फसल और सब्जियां खरीदकर आईटीबीपी और एसएसबी को उपलब्ध कराई जाएगी। मंत्री गणेश जोशी ने बताया कि इस व्यवस्था से बिचौलियों की भूमिका कम होगी, किसानों को उनकी उपज का बेहतर मूल्य मिलेगा और सीमा पर तैनात जवानों को ताजे एवं ऑर्गेनिक फल सब्जियां उपलब्ध होंगे। उन्होंने कहा कि सरकार किसानों की आय बढ़ाने और कृषि उत्पादों के लिए स्थायी बाजार विकसित करने की दिशा में लगातार कार्य कर रही है। ये पहल किसानों और सुरक्षा बलों दोनों के लिए लाभकारी साबित होगी। एक किसानों की इनकम बढ़ाने की दिशा में एक बहुत बड़ा कदम है और मैं आईटीबीपी के अधिकारियों को भी जिन्होंने हमारे साथ एमओयू किया, जहां इससे हमारे किसानों की आय बढ़ेगी, हमारे रक्षा करने वाले जवानों का भी स्वास्थ्य बिगड़ेगा क्योंकि ताजी सब्जियां उनको उपलब्ध होगी और इसके लिए अपने विभाग के अधिकारी को भी शाबाशी देता हूं। संसद परिसर में विपक्ष द्वारा कथित चंदा चोरी के मुद्दे पर किए गए प्रदर्शन को लेकर सियासी बयानबाजी तेज हो गई है। निर्दलीय सांसद पप्पू यादव समेत विपक्षी नेताओं के भगवा वस्त्र और साधु संतों के वेश में प्रदर्शन करने पर भाजपा ने कड़ी आपत्ति जताई है। राज्यसभा सांसद नरेश बंसल ने इसे सनातन धर्म और भगवा परंपरा का अपमान बताते हुए विपक्ष पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि राजनीतिक विरोध के नाम पर धार्मिक प्रतीकों और संतों के स्वरूप का इस्तेमाल करना करोड़ों सनातन श्रद्धालुओं की भावनाओं को आहत करता है। नरेश बंसल ने विपक्ष को चुनौती देते हुए कहा कि यदि उनमें साहस है तो किसी अन्य धर्म के प्रतीकों का उपयोग कर इस प्रकार का प्रदर्शन करके दिखाएं। बीजेपी का आरोप है कि विपक्ष राजनीतिक लाभ के लिए धार्मिक भावनाओं का इस्तेमाल कर रहा है, जबकि विपक्ष इस प्रदर्शन को सरकार के खिलाफ लोकतांत्रिक विरोध बता रहा है। संसद परिसर और मकर द्वार को जिस प्रकार से विपक्ष ने घिनौनी हरकतें करने का एक अड्डा बना लिया है, खास तौर से जो कल घटना हुई है, श्रीमान पप्पू यादव जी ने जो वहां ड्रामा किया है, उससे देश भर के सनातन प्रेमियों में आक्रोश है। सनातन का ये अपमान है। जिस प्रकार से उन्होंने दिखाया है, वो कहना क्या चाहते हैं, लोग ये देखना चाहते हैं, क्योंकि चंदा जो चढ़ाने जाता है वो बड़ी श्रद्धा के साथ जूते उतार कर जाता है और वहां जो चंदा दे रहे थे वो जूते पहने हुए दे रहे थे। तो ये किस प्रकार की वो श्रद्धा व्यक्त कर रहे थे। और जो चोरी कर रहे थे वो जिस तरह से भगवा वस्त्र पहन करके कर रहे थे, ये साधु संतों का भी अपमान है। अगर उनमें हिम्मत है तो दूसरे धर्मों के भी इस तरह से जो प्रमुख है उनके वस्त्र पहन करके दिखाएं। प्रदेश में चल रही एसआईआर प्रक्रिया को लेकर कांग्रेस चुनाव अभियान समिति के अध्यक्ष प्रीतम सिंह और चुनाव प्रबंधन समिति के अध्यक्ष हरक सिंह रावत के नेतृत्व में कांग्रेस प्रतिनिधिमंडल ने मुख्य निर्वाचन अधिकारी डॉक्टर बीवीआरसी पुरुषोत्तम से मुलाकात की। इस दौरान एसआईआर प्रक्रिया में भेजे गए नोटिस में विसंगतियों को लेकर मुख्य निर्वाचन अधिकारी से विस्तार से चर्चा की गई है। आने वाले दिनों में उत्तराखंड में 2027 के विधानसभा चुनाव भी हैं। ऐसे में अब कांग्रेस पार्टी चाहती है कि प्रदेश में हो रही एसआईआर प्रक्रिया में जो भी विसंगतियां हैं या जो भी नोटिस आ रही हैं उसको चुनाव आयोग गहनता से जांच करे। मैपिंग की जो प्रक्रिया चल रही है उसको सुचारू रूप से मैपिंग की जाए ताकि कोई भी मतदाता अपने मतों से वंचित न रह सके। हम कांग्रेस का प्रतिनिधि मंडल लेकर के जो है चुनाव आयुक्त गए थे। चुनाव आयोग से हमने जो एसआईआर में कमियां थी उस पर उनका ध्यान दिलाने का काम किया। जब प्रथम चरण का जो एसआईआर था वो प्रारंभ हुआ तो उसमें बहुत सारी विसंगतियां थी। पहली विसंगति तो ये थी कि मैपिंग जो है नहीं हो पाई। मेरे यहाँ दो उदाहरण ऐसे हैं, बहुत सारे मेरे यहाँ, लेकिन दो का मैं जिक्र करता हूँ, फनार और कबो। वहां पर जो मैपिंग की गई, एक जगह 2 आदमियों की गई, एक जगह 18 आदमियों की गई, बाकी लोगों की मैपिंग नहीं की गई। और गांव में अगर इस तरीके का कृत्य बीएलओ द्वारा किया गया है तो ये बहुत गंभीर विषय है। और उसके बाद जब ये चुनाव निर्वाचन आयोग के पास
फर्स्ट फेज की जो वो थी SIR उनके पास है, उन्हें देखना चाहिए। उत्तराखंड में सक्रिय मानसून एक बार फिर सरकारी निर्माण कार्यों की गुणवत्ता पर सवाल खड़े कर रहा है। लगातार हो रही बारिश से मैदानी क्षेत्रों में जलभराव और सड़कों पर गड्ढों की समस्या बढ़ गई है। हाल ही में देहरादून के प्रेमनगर में करीब 16 करोड़ रुपए की लागत से बने नए पुल पर भारी बारिश के बाद गड्ढे बनने से निर्माण की गुणवत्ता पर सवाल उठे हैं। इस मुद्दे को लेकर कांग्रेस ने सरकार पर निशाना साधते हुए अधिकारियों की लापरवाही और भ्रष्टाचार का आरोप लगाया है। कांग्रेस का कहना है कि हर वर्ष बारिश में ऐसी स्थिति सामने आती है, लेकिन जिम्मेदारों पर प्रभावी कार्रवाई नहीं होती। वहीं बीजेपी ने आरोपों को खारिज करते हुए कहा कि धामी सरकार भ्रष्टाचार के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की नीति पर काम कर रही है। सरकार के अनुसार पुल निर्माण मामले की जांच जारी है और जांच में जो भी दोषी पाए जाएंगे उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। जो पुल था वो क्षतिग्रस्त हुआ और क्षतिग्रस्त होने के बाद 16 करोड़ की लागत से पुल और जो सड़क है उसका निर्माण किया गया है। लेकिन 16 करोड़ व्यय करने के बाद भी वो मात्र 16 दिनों में जो है सड़क टूट गई है। भाई इसकी जवाबदेही किसकी है? पहले तो मैं समझता था कि सरकार संवेदनशील होगी, तो जिस ठेकेदार ने निर्माण कार्य को अंजाम देने का काम किया उसको ब्लैक लिस्ट करते, अधिकारियों को निलंबित करते, उसके बाद जांच होती, जो तथ्य आते उसको अनुसार आगे कार्रवाई करते। लेकिन सरकार तो खुद भ्रष्टाचार में संलिप्त है। जीरो टॉलरेंस की नीति पे जिस प्रकार से धामी सरकार लगातार कार्य कर रही है, और अभी हमने देखा भी होगा कि विगत समय में 200 से ज्यादा भ्रष्टाचारियों को जेल की हवा खिलाई गई है और उन्हें सस्पेंड किया गया है। उसी क्रम में धामी जी ने स्पष्ट तौर पर पहले ही कह दिया कि किसी भी प्रकार की कोई भी लापरवाही अगर कोई भी व्यक्ति करता है तो उसको निश्चित रूप से उसका दंड दिया जाएगा। तो इस पर जांच बैठी है, जांच के दौरान जो जो चीजें निकल कर आएंगी उसके तहत इस पर भी उसी प्रकार की कठोर से कठोर कार्रवाई करी जाएगी। कुछ दिन पहले IDPL क्षेत्र में सांड से टकराकर स्कूटी सवार की हुई मौत के बाद राज्य मंत्री सुरेंद्र मोखा हरकत में आए हैं। उन्होंने आवारा पशुओं की वजह से हो रही मौतों के सिलसिले पर अपनी चुप्पी तोड़ते हुए जल्द ही समस्या का समाधान करने का दावा फिर से किया है। इस संबंध में आज उन्होंने हरिद्वार रोड स्थित अपने कार्यालय में प्रेस कॉन्फ्रेंस की बताया कि निराश्रित गौवंश को ठिकाना दिलाने के लिए रायवाला में 1 हेक्टेयर जमीन नगर निगम को मिल चुकी है। निगम ने जमीन पर गौशाला के निर्माण के लिए 4 करोड़ 41 लाख की DPR तैयार कर पशु कल्याण बोर्ड को भी भेजी है। बोर्ड आगामी 3 अगस्त को ये प्रस्ताव शासन को भेजेगा। अगले 1 सप्ताह में प्रथम किस्त के रूप में 1 करोड़ 80 लाख स्वीकृत करने का प्रस्ताव है, जो स्वीकृति के बाद लगभग 15 दिनों में नगर निगम को मिल जाएगा। इस फंड का आवंटन जिला स्तरीय समिति के माध्यम से होगा। रायवाला में जो गौशाला बनेगी उसमें 2000 गौवंश को आसानी से रखा जा सकेगा। इस गौशाला का निर्माण जल्द से जल्द हो, इसके प्रयास तेजी से होंगे। उन्होंने बताया कि ऐसे गोपालकों पर भी एक्शन लिया जाएगा जो इस निराश्रित गौवंशों को सड़कों पर छोड़ने के जिम्मेदार हैं। इसका प्लान तैयार किया जा रहा है। और फिलहाल इस बुलेटिन में मेरे साथ इतना ही, लेकिन जाते जाते एक नजर इस वक्त की बड़ी खबरों पर।